RLC series AC circuit is said to be in resonance if it draws maximum current from source. Maximum current from source. So that is the definition of being in resonance. Yani it should take maximum possible current from the source. As I is equal to V by Z, so I is maximum when Z is minimum. So I is maximum when Z is minimum. Right? As Z is equal to under root R square plus XL minus XC square. So Z is minimum when XL is equal to XC. This is called condition of resonance. Condition of रेजोनेंस, यानी कोई भी सर्किट सीरीज सर्किट रेजोनेंस में होगा अगर उसमें एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाते हैं तो। नाउ एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा तो क्या क्या होगा? फर्स्ट, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। सेकेंड, VL is equal to VC, क्योंकि VL is what? IXL, VC is what? IXC, and I is same for all, right? So VL is equal to VC. The source voltage V is equal to VR. एक मिनट यहाँ सर्किट बना देता हूँ। ये हमारा V है, ये VR हो गया, ये VL हो गया, ये VC हो गया, RLC, और ये करंट I, राइट? तो V इज इक्वल टू VR, क्योंकि VL और VC एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो नेट वोल्टेज क्या हो गई? देखो V इज इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर। जब VL और VC बराबर हो गए तो ये तो कैंसिल हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट? VR, तो V इज इक्वल टू VR हो जाता है, करेक्ट? फोर्थ, Z इज इक्वल टू R, क्योंकि XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो गया। बेसिकली रिएक्टिव कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं रहा सर्किट में। जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो रिएक्टिव कंपोनेंट का कोई भी इंपैक्ट सर्किट पे नहीं रहा, तो सर्किट प्योर रेजिस्टिव हो गया, राइट? I इज इक्वल टू V बाई R, cos phi इज इक्वल टू 1, क्योंकि cos phi इज इक्वल टू R बाई Z, बिकॉज XL और XC तो कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज लेफ्ट? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होता है, तो फेस डिफरेंस 0 हो गया, तो cos phi इज इक्वल टू 1 आ गया। सो दिस इज ऑल ना। नाउ फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस, frequency at resonance, XL is equal to XC, XL is omega RL, omega R is frequency at resonance, omega R C, so omega R is equal to 1 by root LC, and FR is equal to 1 by 2 pi root LC. So this is our
frequency at resonance. Resonance curve represent variation of current with frequency. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, हम इसको फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं. इट इज सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड. इस साइड और उस साइड सिमेट्रिकल होता है. दिस इज फॉर हाई आर एंड दिस इज फॉर लो आर. अगर रेजिस्टेंस कम है तो ऐसे शार्प होगा और रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसे होगा. राइट. दिस इज व्हाट इज करंट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. नाउ एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, XL इज इक्वल टू XC. ये तो हमने रेजोनेंस में पढ़ा ही है. What will happen if ओमेगा इज लेस देन ओमेगा आर? तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? XL will be less than XC, क्योंकि XL क्या होता है? ओमेगा L, और XC क्या होता है? 1/ओमेगा C. अगर ओमेगा कम है तो XC ज़्यादा हो गया, राइट? XL कम हो गया. एंड इफ वी गो एट ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा R, तो क्या होगा? XL will be greater than XC. So if I look this part of the graph, इसमें फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो XC greater than XL, and in this part of the graph XC less than XL. ओके. इसमें हम एक पैरामीटर मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड शार्पनेस. शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व. मैथमेटिकली हम इसको डिनोट करते हैं Q फैक्टर से, राइट. एंड इस शार्पनेस की इंपॉर्टेंस होती है सिस्टम में. शार्पनेस की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है एंड दैट इज मेजर्ड बाय Q फैक्टर, राइट. दिस Q इज रेशो ऑफ VL या VC, क्योंकि रेजोनेंस पे दोनों बराबर है, टू V या VR. So if I look, VL is omega RL and V is what? Sorry. VL is IXL and V is IR. I cancel हो गया.
Okay, then what is left? XL. XL is equal to how much? Omega RL upon R, and then omega R can be written as 1 by root LC L upon R. So finally we get Q is equal to 1 by R root L by C. This is mathematical value of the Q factor या sharpness of resonance, यानी रेजोनेंस कर्व हमारा कितना शार्प है. ठीक है, इसको हम ऐसे भी मेजर करते हैं, गेन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर. मान लो इंडक्टर में वोल्टेज 400 है जबकि हमने अप्लाई की 100, राइट. से VL इज इक्वल टू 400 एंड V इज इक्वल टू 100, राइट. दैट डे वी डिड अ क्वेश्चन इन विच दिस हैपन. तो Q इज इक्वल टू 4 आ गया, राइट. द क्वालिटी फैक्टर इज 4. और इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो अभी हम करेंगे तो पता चलेगा एप्लीकेशंस में, राइट. नाउ शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो अगर R कम है तो कर्व ज़्यादा शार्प है और R ज़्यादा है तो कर्व फ्लैट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शार्प कर्व एंड फ्लैट कर्व? ठीक है, शार्प कर्व या फ्लैट कर्व में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा कम है तो करंट, अगर शार्प रेजोनेंस है तो करंट एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, और अगर फ्लैट रेजोनेंस है तो करंट में चेंज बहुत कम होगा, राइट. फ्रीक्वेंसी कम करते ही, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम करते ही या बढ़ाते ही करंट एकदम से कम होता है. जितना ज़्यादा शार्प होगा उतना करंट एकदम से गिरेगा, राइट. इफ आई टॉक अबाउट ए कर्व जो कि बहुत शार्प है, से इट्स लाइक दिस. तो हम इसको देखेंगे, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुई, एंड देन थोड़ा सा कम कर दो, थोड़ा सा कम करते ही करंट यहां से यहां आ गया, राइट. फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होते ही, तो ये शार्पनेस हमको चाहिए होती है. दैट इज इन एप्लीकेशन. अभी मैं एप्लीकेशन बताऊंगा तो पता चल जाएगा. पहले ये समझ लो कि शार्पनेस कम होने से या ज़्यादा होने से क्या होता है. तो ज़्यादा शार्प हो गया तो करंट एकदम से ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है, और कम शार्प है तो करंट में चेंज बहुत कम होता है, राइट. ये नोट कर लो एक बार जो भी है. ये जिन जिन लोगों ने भी टेस्ट नहीं दिया ना, वो टेस्ट दे दो. टेस्ट दोगे तो कुछ भला हो जाएगा. हाँ, तुम्हें लगता है कि जुगाड़ कर लोगे तो अलग बात है. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ जुगाड़ कर लोगे, सो दैट्स अ डिफरेंट इशू. और लगता है कि नहीं, कमा के खाना पड़ेगा तो कर लो. मैंने भेज दिया लिंक सबको, ठीक है. ये लिंक भेजे, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अटेम्प्ट करना हो जाएगा, राइट. जो मोबाइल नंबर दे रखा होगा, हाँ, ये अगले साल के बोर्ड तक चलेगा. इस ईयर का बोर्ड छोड़ दे, नेक्स्ट ईयर बोर्ड तक भी चलेगा, उसके बाद कई साल तक चलता रहेगा. ये इनफाइनाइट टाइम के लिए होता है, ठीक है, राइट. हाँ, जिसको देना होता है वो दे देते हैं, फिर वो वेट नहीं करते.
ये हो गया सबका? राइट। और अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि इस बार भी बिना पेपर हुए रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा होने वाला नहीं है इस बार, क्योंकि ये क्या होता है, सीबीएसई है ना, पिछली बार का बहुत परेशान है, तो वो इस बार कुछ ना कुछ करके एग्जाम ले ही लेगा, कुछ भी करके। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस फर्स्ट, ट्यूनर सर्किट, राइट। मैं लिख नहीं रहा, वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ट्यूनर सर्किट में क्या होता है, देखो ट्यूनर सर्किट किसको बोलते हैं हम? जो भी रेडियो में गाना बजाते हैं, ठीक है, टीवी में पिक्चर देखते हैं, तो ट्यून करना बोलते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर्स हो गए, लाइक पुलिस वालों को देखा होगा आपस में बात कर रहे होते हैं, सो दे आर ऑन ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। आर्मी को देखा होगा तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं, दे आर ऑन ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। रेडियो पे गाना बजता है, वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होता है, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और उस फ्रीक्वेंसी पे हमको अपना सिस्टम सेट करना होता है। सो देन वी आर ट्यून्ड इनटू दिस। जैसे रेडियो पे वो बोलते भी है ना, ट्यून इनटू रेडियो मिर्ची, राइट। ट्यून इनटू मीन्स व्हाट? अपने सेट की फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करा दो, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग, राइट। तो ये रेजोनेंस में ट्यूनर सर्किट, रेजोनेंस में एसी सर्किट ट्यूनर सर्किट का काम करता है। किस तरह से काम करता है? मान लो हमको एक गाना सुनना है 93.5 मेगाहर्ट्ज पे, राइट, होता है ना? कौन सा होता है ये? रेड एफएम, गुड, ठीक है। अब ये रेड एफएम 93.5 मेगाहर्ट्ज ऐसा बोलते हैं वो रेडियो में। सो व्हाट इज दिस 93.5 मेगाहर्ट्ज? दिस 93.5 megahertz is electromagnetic wave coming from their radio station. तो हवा में ऐसी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है। जैसे एक ये हो गया, एक 92.1 मेगाहर्ट्ज हो गया। मैं रेडियो सुनता नहीं तो इसलिए मेरे को याद नहीं है ज़्यादा। कुछ 94.3 भी होता है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं, और हर एक रेडियो स्टेशन अपनी फ्रीक्वेंसी की वेव भेज रहा है। अब हमारा रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून करेंगे उसको रिसीव करेगा, राइट। सो देयर आर लॉट मैनी फ्रीक्वेंसीज इन द एयर, बट मुझे ये सुनना है, तो हम अपने रेडियो को ट्यून करेंगे। ट्यून करने में हम क्या करते हैं? एल और सी और बोथ। जो हमारा ट्यूनर सर्किट है वो या तो इंडक्टर को चेंज करता है, या कैपेसिटर को चेंज करता है, या दोनों को चेंज करता है। और वो चेंज करता रहेगा जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी 93.5 मेगाहर्ट्ज हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हमारा जो सर्किट है रेडियो का, दैट इज RLC सीरीज सर्किट, वो सीरीज सर्किट रेजोनेंस में आया किस फ्रीक्वेंसी पे? 93.5। तो इस फ्रीक्वेंसी के लिए वो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा। तो जितनी भी वेव हवा में है उनमें से किसके लिए मैक्सिमम करंट होगी? 93.5 मेगाहर्ट्ज के लिए। सो दैट्स व्हाई इट विल रेस्पॉन्ड टू 93.5 मेगाहर्ट्ज, राइट। व्हाई इट विल नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर फ्रीक्वेंसीज? क्योंकि हमारे ट्यूनिंग सर्किट की शार्पनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा भी कम है तो उसके लिए करंट बहुत नेग्लिजिबल हो जाती है, राइट। 93.5 के लिए अगर करंट मैक्सिमम है तो पता चलेगा 93.4 के लिए करंट नेग्लिजिबल हो जाती है, जरा सा भी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं। तो इसलिए हमको हाई शार्पनेस चाहिए होती है। ट्यूनर सर्किट में हमको बहुत ज़्यादा शार्पनेस चाहिए होती है। अगर बहुत शार्प ट्यूनर सर्किट नहीं है, जैसे कि बहुत सस्ते वाले जो रेडियो होते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? आपको क्लियर सिग्नल नहीं मिलता, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलता है।
वो डिस्टॉर्टेड क्यों होता है? क्योंकि इसकी करंट में थोड़ी सी इसकी भी मिक्स हो जाती है, तो अकॉर्डिंगली डिस्टर्बेंस होता है, राइट। बहुत शार्प ट्यूनिंग होती है, ठीक है। आप डिजिटली बटन दबा के करो या कैसे भी करो, अंदर तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है? एल सी या दोनों चेंज हो रहे हैं। सो अकॉर्डिंगली दिस इज वन ऑफ द बिग एप्लीकेशन ऑफ दिस रेजोनेंस इज एज ए ट्यूनर सर्किट, राइट। समझ में आ गया? कहाँ चले गए? ओके, देन सेकेंड एप्लीकेशन इज मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर, हम सब लोग मेटल डिटेक्टर के थ्रू पास होते हैं। कैसे? रेलवे स्टेशन जाओ, मेट्रो स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ, कहीं भी जाओ, वहां पर एक गेट होता है, और जब आप इस गेट के अंदर से जाते हैं तो ट्यू 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 बोलता है। जब आप इस गेट के अंदर से जाते हैं तो ये ट्यू 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 बोलता है, और ये रेजोनेंस पे वर्क करता है। इनफैक्ट ये गेट क्या है? ये गेट एक कॉइल है, राइट। ये एक कॉइल है और आप एक कॉइल के अंदर से पास होते हैं। ये एक पूरी कॉइल है, एंड दिस कॉइल इज एन इंडक्टर, और इसके साथ कैपेसिटर, रजिस्टर सब ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा सीरीज आरएलसी सर्किट बनता है, राइट। इन नॉर्मल सेंस जब ये गेट ओपन है, जब ये गेट ओपन है तो XL इज मच मच लेस देन XC। XL XC से बहुत कम है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली करंट बहुत कम होती है, करंट बहुत कम होती है, और जो वो हमारा बीप है वो सेंस करता है कि इससे ज़्यादा करंट होगी तो वो बोलेगा, राइट। सो दैट इज इन द नॉर्मल सेंस। अब हमारे पास होने पे ये क्यों बोलता है? इफ वी हैव द मेटल, अगर हमारे पास मेटल है, सो दैट मेटल इज प्लेस्ड इनसाइड, वो मेटल इसके अंदर आ जाता है। नाउ इंडक्टर क्या होता है? म्यू नॉट Ni। जब मेटल है तो ये म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाता है, म्यू, ठीक है। एंड दिस म्यू इज 1000 to 10,000 टाइम ग्रेटर देन द म्यू नॉट। तो एक्सेल की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड इट रीच क्लोजर टू एक्सी। जितना ज़्यादा मेटल आपके पास है उतना एक्सेल बढ़ता जाएगा, और उतना वो एक्सी के क्लोज जाता रहेगा, और जितना एक्सी के क्लोज जाता रहेगा उतनी साउंड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, करंट बढ़ती जाएगी तो साउंड बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कुछ लोग निकलते हैं, हल्की सी टू आती है, कुछ निकलते हैं तो बहुत लाउड साउंड आती है, और एक बार उसमें से रिवॉल्वर लेके निकल के देखो फिर कितनी तेज आवाज़ आती है, पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि हैवी मेटल होता है, राइट। अभी हमारे कैसे आवाज़ आती है? कुछ बटन्स हो गए, जैसे जीन्स का बटन हो गया, कुछ कीज़ वगैरह हो गई, तो उनकी वजह से होती है। बट हैवी मेटल है तो एक्सेल की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक ये मेटल डिटेक्टर यूज़ होता है। अदर देन दैट एक हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर होता है, हैंड हेल्ड, जो पुलिस वालों के हाथ में होता है, ऐसे, राइट, इस टाइप से होता है। ये भी सेम चीज है, इसमें भी ये कॉइल होती है। देखोगे ना बीच में से खाली होता है, वो बीच में से खाली होता है, तो जैसे वो हमारे ऊपर ऐसे ट्रेस करते हैं, और जहां पे मेटल आता है जैसी वैसे ही एकदम से वो बोलना शुरू कर देता है। एंड रीजन बिहाइंड दैट इज मेटल इंट्रोड्यूस होते ही एल की वैल्यू बढ़ती है, एल की वैल्यू बढ़ने से एक्सएल की वैल्यू बढ़ती है, एंड एज द एक्सएल कम क्लोजर टू एक्सी तो करंट इंक्रीजेस। सो ये दो एप्लीकेशन है रेजोनेंस के। समझ में आ गए? This is the last topic of this chapter. हाँ,
अभी नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और कुछ एक दो पॉइंट अदरवाइज बताऊंगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज अ व्हाट? अ डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज, स्टेप अप बोलते हैं, और डिक्रीज, स्टेप डाउन बोलते हैं। एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज गलत वर्ड होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। राइट, एंड माइंड इट, ओनली एसी, नो डीसी। दिस वर्क ओनली फॉर एसी, डीसी के लिए काम नहीं करता। राइट, कितना वोल्टेज कम या ज्यादा कर सकता है? जितना आप सोच सकते हो, 1 वोल्ट टू 1 लाख वोल्ट, 1 लाख वोल्ट टू 1 वोल्ट। राइट, एंड दिस हैपन्स विदाउट significant energy loss, without significant energy loss. राइट, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा करने में पावर या एनर्जी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इनपुट आउटपुट पावर सेम रहती है, थोड़ा बहुत डिवाइसेस का जो लॉसेस होते हैं वो होंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज अराउंड 98%, so that's called no loss device. Right, the principle mutual induction, it's based on mutual induction. एंड ध्यान रखना, डीसी के लिए नहीं होता बिल्कुल भी, ये एसी के लिए ही होता है। राइट, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन कब काम करता है? जब करंट में चेंज होता है, और डीसी में करंट चेंज नहीं होता, तो क्योंकि करंट चेंज नहीं होता तो काम नहीं करता है। राइट, कंस्ट्रक्शन, ये एक कोर होती है, मेड आउट ऑफ लैमिनेटेड शीट्स। मेड आउट ऑफ लैमिनेटेड शीट्स कैसे? इस टाइप से। लैमिनेटेड शीट्स किस लिए यूज करते हैं? टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। एडी करंट पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम ये लैमिनेटेड शीट्स यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से बना होता है। मैं इसको सिंप्लीफाइड मैनर में बना रहा हूँ, इन 2D नॉट इन 3D। या तो ये ऐसे होगा या फिर ये इस तरह से होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इसको बोलते हैं 2 विंडो, उसको बोलते हैं 1 विंडो, दिस वे। ठीक है, इसमें एक साइड म्यूचुअल इंडक्शन मींस 2 कॉइल्स, तो एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। दिस इज प्राइमरी, number of turns N1, this is secondary, number of turns N2. N2 by N1
is called transformation ratio. Transformation ratio. स्टेप अप मीन्स अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो k ग्रेटर देन 1. स्टेप डाउन मीन्स k लेस देन 1. ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है. इसमें ये कॉइल है, which is connected to AC source which has voltage V1, and this is secondary coil, and this is connected to load and getting voltage V2. The current here is I1, the current here is I2. The number of turns here are N1, the number of turns here are N2. Now EMF induces, म्यूचुअल इंडक्शन है तो EMF इंड्यूस होगा E1 और ये इंड्यूस होगा E2. राइट. हाउ इट वर्क्स एक बार ये समझ लो, फिर करते रहना. जब इसमें करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. ये फ्लक्स उससे एसोसिएट हो जाएगा. तो जितना फ्लक्स इससे निकलेगा उतना ही इससे जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल की कोर है और मैग्नेटिक फील्ड प्रीफर टू पास थ्रू द मैग्नेटिक मटेरियल. तो हवा में तो जाएगी नहीं मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड यही पाथ फॉलो करेगी. राइट, यही पाथ फॉलो करेगी. अगर टू विंडो होता है तो कैसे होता है? अगर टू विंडो होता है तो इस तरह से होता है. इसी के ऊपर दूसरी कॉइल. याद है हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाला था, एक के ऊपर दूसरी कॉइल. ठीक है. तो इस केस में जब फ्लक्स निकलता है तो वो इस तरह से जाएगा. राइट. सो सेम फ्लक्स इज लिंक्ड विद बोथ द कॉइल्स. दोनों कॉइल्स के साथ सेम फ्लक्स लिंक होता है. राइट. दोनों कॉइल्स के साथ सेम फ्लक्स लिंक हो गया. ओके. नाउ बिकॉज फ्लक्स इज सेम, so EMF per turn E1 is equal to E2. जितना इसमें इंड्यूस होगा उतना ही इसमें इंड्यूस होगा. राइट. अब ये फ्लक्स जब इससे लिंक हुआ, बिकॉज दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट है तो करंट हमेशा चेंज होती रहेगी. करंट हमेशा चेंज होती रहेगी तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो EMF इंड्यूस होता रहेगा. राइट. दोनों कॉइल में EMF इंड्यूस होगा. बिकॉज फ्लक्स इज सेम फॉर बोथ द कॉइल, तो EMF इंड्यूस्ड विल बी सेम पर टर्न. राइट. सो टोटल EMF कितना हो गया? E1 इज N1 E1 एंड E2 इज इक्वल टू N2 E2, क्योंकि एक टर्म में E1 E2 है. अगर N1 टर्न्स है तो E1 N1 E1. और E2 by E1 is equal to N2 by N1. N2 by N1. अब ये देखो, ये EMF इंड्यूस हुआ, यहाँ पे वोल्टेज भी है. ये E2 हुआ, ये वोल्टेज V2 है. तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से तो इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. तो जितना ये EMF उतना ये वोल्टेज. थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा ये वायर्स का,
तो वो हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट, बट E2 by E1 is equal to V2 by V1. So we get V2 by V1 is equal to N2 by N1 is equal to K. So it is solely function of the number of turns. अगर मैं प्राइमरी में 1 टर्न रखूं और सेकेंडरी में 100 टर्न, तो 1 वोल्ट विल कन्वर्ट इनटू 100 वोल्ट। तो आप कितने भी टर्न रख सकते हो। सो यू कैन कन्वर्ट 1 वोल्ट टू 1 लाख वोल्ट। व्हाट यू नीड टू डू, दे मेक दिस 1 टर्न एंड दिस 1 लाख टर्न्स, राइट। नाउ एज एनर्जी लॉसेस are negligible, so P1 is equal to P2, so P1 is equal to P2, or V1 I1 is equal to V2 I2, and I2 by I1 is equal to V1 by V2 is equal to N1 by N2 is equal to 1 by K. That's simple. अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है। अगर वोल्टेज बढ़ते हैं होते हैं तो करंट, बट फिर भी कुछ तो होते हैं। फर्स्ट, कॉपर लॉस। These are nothing, I square R, हीट लॉस। करंट हुआ, कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो गई, सो दैट इज कॉल्ड आई स्क्वायर आर लॉसेस। सेकेंड, आयरन लॉसेस, दैट इज एडी करंट की वजह से जो हीटिंग होती है। एडी करंट की वजह से जो भी हीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड आयरन लॉसेस। लीकेज ऑफ फ्लक्स, हम मान के चल रहे हैं कि 100% फ्लक्स कोर से पास हो जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो एयर में फिर भी जाएगा, तो वो थोड़ा बहुत जो फ्लक्स लीक हुआ उसकी वजह से लॉस होगा। एंड फोर्थ, that is called hysteresis loss। ये हम पढ़ते नहीं है तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। frequent change of magnetic field, frequent change of direction of magnetic field। अगर कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है तो उससे कुछ एनर्जी लॉस होते हैं। दोज एनर्जी लॉसेस आर कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मर, एंड इट वाज अ रिवॉल्यूशन in energy transmission. It was a revolution in energy transmission, like जब तक ट्रांसफॉर्मर नहीं था तब तक डीसी यूज होता था, करेक्ट, तब तक डीसी यूज होता था। एसी आने के बाद, ट्रांसफॉर्मर के बाद क्या है कि वोल्टेज कम ज़्यादा करना आसान हो गया, तो अकॉर्डिंगली हम पावर हाउस डिस्टेंस पे बना सकते हैं। अब सोचो, एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरह से पावर लॉस को प्रिवेंट करता है। ये एक जनरेटर है, पावर हाउस। ये 220 वोल्ट पे प्रोड्यूस करता है। इसने 220 वोल्ट पे प्रोड्यूस किया। मान लो हमारे गुड़गांव की रिक्वायरमेंट 6
मैं कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए ले रहा हूँ, 660 मेगावाट है। 660 मेगावाट हो गया 660 इंटू 10 to the power 6 वॉट। तो हाउ मच करंट इज देयर अपॉन 220 वोल्ट, दैट इज 3 इंटू 10 to the power 6 एम्पियर करंट। दिस इज व्हाट इज द करंट। एंड मान लो ये पावर हाउस सपोज करो पड़ोस में ही लगा लो, ठीक है, कहाँ पे, चलो 10 किलोमीटर दूर लगा लो, से 10 किलोमीटर दूर है, और इस 10 किलोमीटर लंबी वायर आएगी पावर हाउस से यहाँ पे, उसका रेजिस्टेंस अगर हम 10 ओम मान लें, तो देन I स्क्वायर आर कितना हो गया, 3 इंटू 10 to the power 6 का स्क्वायर इंटू 10, दैट इज 99 इंटू 10 to the power 13 वॉट। इतना तो हमें चाहिए नहीं था, जिससे ज़्यादा लॉस हो गया। दिस वॉज नॉट अवर, इतनी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, उससे ज़्यादा लॉस हो गया, ठीक है। बट अगर मैं इसको 220 kV पे ट्रांसमिट करूं, यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और ये 220 से 220,000 कर देंगे, तो करंट एकदम से कम आ गया, राइट कितना, 1000 टाइम्स करंट हो गया, 1/1000 टाइम्स। तो पावर लॉस 1/1000 का स्क्वायर 10 to the power 6 टाइम्स कम हो गए। So that's why it is called a revolution in the power transmission. ट्रांसफार्मर है तो हम पावर हाउस इतना दूर बना पा रहे हैं। जब ट्रांसफार्मर नहीं था, डीसी यूज होता था, तो लोकल पावर हाउसेस होते थे। लोकल पावर हाउसेस यानी वहीं के वहीं पावर हाउस होता था, ठीक है। अभी ट्रांसफार्मर होने से क्या होता है, आप कॉलोनीज में देखोगे गली के कॉर्नर पे ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्यों? क्योंकि जब पावर ट्रांसमिट होती रहती है तो लॉस हो के वोल्टेज कम हो जाती है। तो जैसे ही वोल्टेज कम हो गई बिलो ए सर्टेन लिमिट से 180 हो गई, तो फिर वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा के वापस इसको 220 कर देते हैं, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। और जितना भी ट्रांसमिशन होता है हाई वोल्टेज होता है। कभी भी देखो तो खेतों में इतने बड़े बड़े टावर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, उसमें 440 kV तक वोल्टेज पे होता है, ठीक है। तो एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय द ट्रांसफार्मर। हम जनरेटर पे लो वोल्टेज में जनरेट करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा के उसको हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करते हैं, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, फिर टाउन में जाएगा, सिटी में जाएगा, वहाँ फिर उसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके यूज़ कर लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ बिग यूज़ ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है।